नमस्कार, मनी 9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा का आज का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की मर्जर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एक और निजी बैंक ने मर्जर की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने सोमवार 3 जुलाई को हुई बैठक में आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग और आईडीएफसी लिमिटेड के बैंक के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग का आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय होगा और दूसरे चरण में विलय के बाद बनी कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर होगा। इस मर्जर के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, मार्केट रेगुलेटर सेबी के अलावा दोनों कंपनियों के शेयरधारकों सीसीआई, एनसीएलटी, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साथ अन्य नियामक मंजूरियां भी लेनी होंगी। इस मर्जर के तहत आईडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारक हर 100 शेयरों के बदले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। आपको बता दें कि आईडीएफसी लिमिटेड के पास आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के जरिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की करीब 40% हिस्सेदारी है, जबकि आईडीएफसी लिमिटेड का 100% हिस्सा पब्लिक के पास है। 4 जुलाई को जब यह खबर आई तो आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर करीब 1.25% उछला था, पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर करीब 4% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, शुक्रवार 7 जुलाई को ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार देखने को मिली। 672 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले आइडिया फोर्ज का शेयर एनएसई पर 93.5% प्रीमियम के साथ 1300 रुपए के भाव पर खुला। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 1343 रुपए 95 पैसे का हाई भी छुआ, यानी कि जिन लोगों को आइडिया फोर्ज के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ था उनका पैसा लिस्टिंग के दिन ही डबल हो गया, 2 गुना हो गया। दरअसल इस आईपीओ को रिस्पांस काफी शानदार मिला था। यह आईपीओ कुल 106 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, क्योंकि ज्यादातर एनालिस्ट ने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए सब्सक्राइब करने की राय दी थी। पर अब एनालिस्ट इस शेयर में मुनाफा वसूली करने की राय दे रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े गेन के बाद शेयर के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। 7 जुलाई को शेयर 93% की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन की ऊंचाई से हल्का होकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, लिस्टेड कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स की सब्सिडरी कंपनी एल&टी फाइनेंस ने अपने रियल एस्टेट लोन से जुड़े दिक्कत वाले पोर्टफोलियो को 1075 करोड़ रुपए की रकम में बेच दिया है। ये पोर्टफोलियो कोटक महिंद्रा बैंक के समर्थन वाली फिनिक्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी फिनिक्स एआरसी को ऑक्शन यानी नीलामी के जरिए बेचा गया है। आपको बता दें कि एल&टी फाइनेंस के दिक्कत वाले इस पोर्टफोलियो में 6 रियल एस्टेट खाते थे, जिनकी कुल वैल्यू 1800 करोड़ रुपए की थी, यानी कि एल&टी फाइनेंस के लोन्स की 60% रिकवरी हुई है। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक पिछले महीने की शुरुआत में इस कंपनी ने कुल 3022 करोड़ रुपए के कुल 10 खातों के लिए ऑफर मंगवाए थे। 4 जुलाई को शेयर करीब 3.25% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, फ्रोजन मीट और बिफेलो मीट से जुड़े उत्पादों के एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के आईपीओ की मंगलवार 4 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग मिली जुली रही। 585 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले शेयर बीएसई पर 615 रुपए पर खुला, यानी कि 5% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। दिन के दौरान शेयर ने 670 रुपए 45 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ, यानी कि शेयर इशू प्राइस के मुकाबले 14.5% तक उछल गया था, पर क्लोजिंग 584 रुपए 75 पैसे पर हुई, जो कि 585 रुपए के इशू प्राइस के नीचे है। दरअसल इस इशू को खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। ये इशू कुल 1.62 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। पर एनालिस्ट का मानना है कि शेयर को बेचने का फैसला लेने से पहले कम से कम 2 से 3 तिमाही तक होल्ड करना चाहिए, ताकि इसके वित्तीय नतीजों और ग्रोथ के बारे में सही अंदाजा लग सके। 4 जुलाई को शेयर करीब 5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर, फार्मा कारोबार से जुड़ी कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा की बायोलॉजिक्स कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी स्टेलिस बायोफार्मा ने बेंगलुरु की यूनिट 3 को बेचने के लिए करार किया है। यह सौदा बायोकॉन की सहयोगी कंपनी सिंजीन के साथ किया गया है, जिसकी वैल्यू 702 करोड़ रुपए तय की गई है। सिंजीन के मुताबिक इस डील से ऑपरेटिंग मार्जिन में हल्की कमी देखने को मिलेगी, पर वित्त वर्ष 2027 से यह प्लांट मुनाफे में योगदान देना शुरू कर देगा। इस डील के बाद स्ट्राइड्स फार्मा के विपरीत सिंजीन के शेयर में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली, पर स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर करीब 7% की कमजोरी लेकर बंद हुआ था। छठी खबर, नोएडा की ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी SAMIL ने मंगलवार 4 जुलाई को होंडा मोटर की कंपोनेंट बनाने वाली सब्सिडरी कंपनी याचियो इंडस्ट्री का 81% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों में 1059 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। SAMIL के मुताबिक यह सौदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। याचियो पिकअप ट्रक्स के लिए सनरूफ सिस्टम्स और फ्यूल टैंक्स के साथ साथ बम्पर्स और रियर साइड विंडोज जैसे एक्सटीरियर रेजिन पार्ट्स बनाती है। SAMIL की ओर से यह 2023 का
दूसरा ग्लोबल अधिग्रहण है। इससे पहले फरवरी में SAMIL ने 4,790 करोड़ रुपए में SAS ऑटो सिस्टम टेक्निक को खरीदने की घोषणा की थी। इस अधिग्रहण की घोषणा के चलते SAMIL का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 93.65 का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ था। सातवीं खबर, लंबे समय से अटके पड़े होटल कारोबार के डीमर्जर के प्रस्ताव को ITC अब अंतिम रूप देने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार ITC इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स पर काम कर रही है, पर डीमर्जर की प्रक्रिया पर काम जारी है। कोरोना महामारी के दौरान ITC ने इस प्रस्ताव को टाल दिया था। इन विकल्पों में होटल कारोबार की लिस्टिंग का विकल्प भी शामिल है। इन खबरों के चलते ITC के शेयर ने 480 रुपए 65 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था, क्योंकि इस साल शेयर 40% और एक साल में करीब 60% से ज्यादा चढ़ चुका है। पर ब्रोकर्स का मानना है कि शेयर मौजूदा स्तर से भी करीब 30% अपसाइड दिखा सकता है। जेफरीज ने शेयर के लिए बुल केस में 620 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो 5 जुलाई की 475 रुपए की क्लोजिंग से करीब 30% ऊपर है। 5 जुलाई को शेयर करीब 2% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। आठवीं खबर, अदानी समूह को लेकर इस हफ्ते दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि प्रमोटर्स आने वाले महीनों में ग्रुप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटा सकते हैं। इस हिस्सा बिक्री से जुटाई रकम का इस्तेमाल नए अवसरों पर खर्च करने के साथ साथ अन्य बिजनेस यूनिट में निवेश के तौर पर किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रमोटर्स ने अभी तक अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स को ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची है, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल में लगातार जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि समूह की कंपनियों में और ज्यादा हिस्सा बिक्री के लिए प्रमोटर्स अब अन्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी एशिया का एक फंड भी है और इस डील को सितंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। 6 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ने गुरुवार 6 जुलाई को हुई बैठक में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP या शेयरों की बिक्री के जरिए $1.5 अरब या लगभग 12,300 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल अपने ग्रीन एनर्जी ऑपरेशंस के विस्तार पर करेगी, साथ ही कर्ज भुगतान पर भी इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। 7 जुलाई को अदानी ग्रीन का शेयर 1.25% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, वाडिया ग्रुप की टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित अपनी जमीन के एक हिस्से को बेच सकती है। यह सौदा 5,000 करोड़ रुपए की रकम में हो सकता है। माना जा रहा है कि जापान का एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना इस जमीन को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर 20 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो सकता है। इस जमीन को बेचकर मिलने वाली रकम से कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करना चाहती है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2023 के अंत तक इस कंपनी पर 3,456 करोड़ रुपए का नेट कर्ज है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय 2,674 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इस दौरान कंपनी को 517 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ था। आपको बता दें कि वाडिया ग्रुप के पास ग्रुप कंपनियों के जरिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 700 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। 6 जुलाई को बॉम्बे डाइंग का शेयर करीब 3% गिरकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर में गुरुवार 6 जुलाई को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दरअसल शेयर में शुरुआती तेजी आई थी ब्लॉक डील की वजह से। स्टॉक एक्सचेंजों पर इस कंपनी के 61.1 लाख शेयरों का बड़ा सौदा हुआ, जो कि कुल इक्विटी के 2.6% हिस्से के बराबर है। ये सौदा 941 रुपए के औसत भाव पर हुआ, जो कि बुधवार की 950 रुपए के आसपास की क्लोजिंग से 1% के डिस्काउंट पर है। इस डील की वैल्यू 575 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के मुताबिक स्मॉल कैप फंड ने 23.92 लाख शेयर या 1% हिस्सा और न्यू फंड वर्ल्ड ने करीब 1.5% हिस्सा बेचा है, जबकि टाटा म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने इस ब्लॉक डील में खरीदारी की है। 6 जुलाई को पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ 978 रुपए पर खुला था और बाद में 982 रुपए तक भी गया था, पर खुलने के बाद से शेयर में ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया और शेयर करीब 1% की कमजोरी लेकर बंद हुआ। 11वीं खबर, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने प्रभुत्व यानी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए कुछ सीनियर अधिकारियों के पद में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत बैंक के 4 बड़े अधिकारियों को नए पद दिए जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स के चीफ जनरल मैनेजर रजय सिन्हा बैंक की ब्रोकरेज कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स के MD और CEO बन जाएंगे। रजय सिन्हा दरअसल अमिताभ चटर्जी की जगह लेंगे, जो बैंक में कॉर्पोरेट ग्राहकों को सेवाएं देने वाले वर्टिकल का नेतृत्व करेंगे। चटर्जी बैंक के डिप्टी MD का पदभार संभालेंगे। इसके अलावा पिछले हफ्ते नंद किशोर ने मुंबई में ग्लोबल मार्केट्स डिवीजन के डिप्टी MD का पदभार संभाला था, जबकि अभिजीत चक्रवर्ती का पदभार बढ़ाया गया है और उनको SBI कार्ड्स का MD और CEO नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बैंक की ओर से ये बदलाव तब किए गए हैं जब HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ मर्जर पूरा हुआ है और वो एक विशाल बैंक के रूप में सामने आया है। 7 जुलाई को SBI का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। 12वीं खबर,
प्राज इंडस्ट्रीज ने देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी आईओसी के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी कंपनी बनाने की घोषणा की है। बायोफ्यूल्स उत्पादन क्षमता के विस्तार की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह करार किया गया है। इस करार के तहत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी, बायोडीजल और बायो बिटुमिन समेत कुछ और फ्यूल भी शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में इन दोनों कंपनियों ने 50-50 जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए करार किया था। इस घोषणा के बाद प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर में शुक्रवार को करीब 7.5% का उछाल देखने को मिला था और आईओसी के शेयर ने दिन के दौरान 101 रुपये 25 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों की जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और पहली खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल को लेकर इस हफ्ते कई अपडेट आए हैं। पहला ये कि रिलायंस रिटेल और नायका महिलाओं के इनरवेयर मार्केट पर कब्जा जमाने को लेकर आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में रिलायंस रिटेल ने नायका का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्यूटी डेस्टिनेशन टीरा के साथ ब्यूटी रिटेल क्षेत्र में कदम रखा था। दूसरा अपडेट यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड यानी आरएसआईएल को 2017 में लंबी अवधि के निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग के दौरान मैनिपुलेशन का दोषी ठहराया है। सेबी ने इसके लिए आरएसआईएल पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा है कि जुर्माने की राशि का भुगतान इस आदेश के जारी होने के 45 दिन के अंदर करना होगा। तीसरा अपडेट यह है कि रिलायंस जियो ने भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए सोमवार 3 जुलाई को अपना इंटरनेट इनेबल्ड जियो भारत फोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन की कीमत मात्र 999 रुपए तय की गई है। गौरतलब है कि इस नई डिवाइस में जियो सिनेमा और जियो सावन के साथ OTT सर्विस भी मिलेगी। इसके अलावा इसमें हाई डेफिनेशन कॉलिंग, कैमरा और जियो पे सर्विस जैसी भी सुविधाएं मौजूद हैं और इस तरह ये देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। पहले 10 लाख जियो भारत फोन का बीटा ट्रायल 7 जुलाई से शुरू होगा। 4 जुलाई को आरआईएल का शेयर 1% गिरकर बंद हुआ था। चौथा अपडेट यह है कि रिलायंस जियो इस हफ्ते 5G नेटवर्क उपकरण खरीदने के लिए नोकिया के साथ $1.7 अरब का करार कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस जियो ने देश में वायरलेस सर्विसेज के विस्तार के लिए नोकिया को मेजर सप्लायर के तौर पर चुना था। 6 जुलाई को आरआईएल का शेयर करीब 2% उछला था। पांचवा अपडेट यह है कि आरआईएल को एनसीएलटी से फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डीमर्जर की मंजूरी मिल गई है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 8वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कंपनी के शेयरधारकों और क्रेडिटर्स ने कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स लिमिटेड के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का नाम बदलकर बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL हो जाएगा। आरआईएल ने अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डीमर्जर और उसके अलग से लिस्ट करवाने का ऐलान किया था, जिसे कंपनी के बोर्ड ने नवंबर 2022 में मंजूरी दे दी थी। आरआईएल के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में JFSL का 1 शेयर जारी होगा। 7 जुलाई को शेयर करीब ½ गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर इस हफ्ते 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि वेदांता ने अपने स्टील और स्टील से कच्चा माल बनाने के कारोबार की रणनीतिक समीक्षा को शुरू कर दिया है। वेदांता ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कहा है कि कंपनी की ओर से स्टील और स्टील बनाने वाले कच्चे माल के कारोबार का स्ट्रेटेजिक रिव्यू शुरू किया जाएगा। इस रिव्यू में बिजनेस को बेचने का विकल्प भी शामिल है। कंपनी की ओर से इस रिव्यू में मदद के लिए सलाहकारों को भी नियुक्त किया गया है। कंपनी का कहना है कि समीक्षा को तुरंत शुरू किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि सेबी ने वेदांता लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है। दरअसल ये मामला वेदांता फॉक्सकॉन जेवी से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने पहले कहा था कि यह कारोबार लंदन की पेरेंट कंपनी के जरिए होगा, लेकिन बाद में गुजरात सरकार से रियायतों से जुड़े करार में वेदांता ने करार किया था। सेबी के मुताबिक पहले हुई घोषणा से कंपनी के शेयरों पर काफी असर हुआ था, जो कि लिस्टिंग और खुलासे से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। इस हफ्ते वेदांता का शेयर सपाट रहा है। तीसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिस्क्लोजर नियमों में उल्लंघन के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी जील की प्रमोटर कंपनी सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज के ऊपर जुर्माना लगाया है। सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना जील के शेयरों से जुड़े कुछ सौदों के संबंध में पर्याप्त खुलासा न किए जाने की वजह से लगाया गया है। आपको बता दें कि सेबी ने 1 जनवरी से 26 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जील के शेयरों में ट्रेडिंग की जांच की थी। सेबी ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि यह देखा गया है कि प्रमोटर होने की वजह से सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज ने जील के संबंध में डिस्क्लोजर देने में देरी की थी। इस हफ्ते जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 16% उछला है। चौथी खबर, रॉयल एनफील्ड ब्रांड के तहत 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स की प्रतिद्वंदी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर भारत में
X440 नाम की मोटरसाइकिल लॉन्च की है। 440 सीसी की इस मोटरसाइकिल की एक शोरूम कीमत 2,29,000 रुपए तय की गई है। आपको बता दें कि स्ट्रीट 750 के बाद ये हार्ले डेविडसन की सबसे छोटी और सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है जो कि भारत में लॉन्च की गई है। अब आइशर मोटर्स के लिए दिक्कत की बात यह है कि X440 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड की लॉन्च की गई हंटर 450 के साथ होगा। इस लॉन्च के चलते 4 जुलाई को हीरो मोटोकॉर्प में 4.5% की बढ़त देखने को मिली थी और दिन के दौरान शेयर ने 3,040 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई भी टच किया था, पर आइशर मोटर्स के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और खबर के बाद कंपनी की मार्केट कैप में 11,000 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिल चुकी है। पांचवी खबर, सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, पर इनमें से ज्यादातर कोशिशें असफल ही हो रही हैं। अब इस कड़ी में ताजा मामला सामने आया है हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस का। जी हां, सरकार ने पवन हंस को बेचने के लिए तीसरी बार कोशिश की थी। नीलामी प्रक्रिया भी सफल हो गई थी, लेकिन नीलामी जीतने वाली कंपनी को अनफिट पाने के बाद सरकार पवन हंस की स्ट्रेटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया से फिर पीछे हट गई है। आपको बता दें कि स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने सफल बोली लगाई थी, पर अटके हुए कानूनी मामलों के चलते इस कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पवन हंस एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें सरकार की 51% और तेल गैस उत्पादक कंपनी ONGC की 49% हिस्सेदारी है। छठी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक के CFO सुनील समदनी ने 3 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि वो 30 सितंबर 2023 तक बैंक के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा बैंक ने पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट भी जारी किए हैं जो कि सुस्त रहे हैं। Q1 में बैंक की लोन बुक में साल दर साल 6.7% और कुल डिपॉजिट में 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बैंक के कासा 2.8% बढ़े हैं और कासा रेशो 36% रही है जो पिछले साल 43.2% रही थी, पर दोनों डेवलपमेंट्स के बावजूद ब्रोकर्स का बैंक पर भरोसा बरकरार है। जेफरीज ने 340 रुपए के लक्ष्य के साथ शेयर में खरीदारी करने की राय दी है। नमूरा ने भी खरीदारी करने की सलाह को बरकरार रखा है और लक्ष्य 325 रुपए तय किया है। 5 जुलाई को जब ये खबरें आई तो शेयर में 6.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी और क्लोजिंग करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 225 रुपए के आसपास देखने को मिली। सातवीं खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI से कहा है कि दोनों एयरलाइंस के विलय के बाद एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा पर खराब असर नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि कंपटीशन कमीशन ने इन दोनों एयरलाइन कंपनियों को विलय के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 47वें एपिसोड में जानकारी दी थी। कंपटीशन कमीशन को शक है कि एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद घरेलू एविएशन सेक्टर में एयरलाइन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन कम हो सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिस जारी किया गया था। आठवीं खबर, टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों में एथिकल कोड के उल्लंघन का दूसरा मामला सामने आया है। इस ग्रुप की सबसे ज्यादा कैश कमाने वाली कंपनी TCS ने हाल ही में घूस लेकर नौकरी देने से जुड़े घोटाले में 6 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं अब इस समूह की स्टील उत्पादन के कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा स्टील ने भी 38 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों पर अनैतिक आचरण का आरोप था, यानी कि इन कर्मचारियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और जांच के बाद इन कर्मचारियों पर कंपनी की ओर से कार्रवाई की गई है। कुल 38 में से 35 कर्मचारियों को नैतिक मुद्दों से जुड़ी प्रथाओं के चलते निकाला गया है, जबकि अन्य 3 को सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए दंडित किया गया है। 6 जुलाई को जब यह खबर आई, टाटा स्टील में हल्की कमजोरी देखने को मिली थी। 9वीं खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर इस हफ्ते कई अपडेट आए। पहला ये कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट से इस महीने के अंत में फैसला आने वाला है और अगर ये फैसला कंपनी के खिलाफ आता है तो उसके लिए अपने ऑपरेशन को दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल कोर्ट अगर कंपनी को राहत नहीं देती है और इंजन सप्लायर कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी PNW को खराब इंजन बदलने के लिए कह देती है तो गो फर्स्ट के लिए उड़ान भरना संभव नहीं होगा और इससे कंपनी की रिवाइवल प्लान की पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने PNW को दिसंबर 2023 तक करीब 20 विमान डिस्पैच करने का निर्देश दिया था, पर गो फर्स्ट की ओर से पेमेंट ना होने और ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेज के मद्देनजर PNW ने इस फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही इस कंपनी ने अपनी उड़ानें 10 जुलाई तक रद्द कर दी हैं। ये 13वीं बार है जब कंपनी ने अपनी उड़ानों को रद्द किया है। दूसरा अपडेट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गो फर्स्ट को विमान लीज पर देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अगले 3 दिन के अंदर एयरपोर्ट पर खड़े 30 विमानों की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि लेसर्स एयरपोर्ट पर जा सकते हैं और वो महीने में कम से कम 2 बार विमान का रखरखाव और निरीक्षण कर सकते हैं। 6 जुलाई को बॉम्बे बर्मा का शेयर 3.5% उछला था।
तीसरा अपडेट ये है कि गो फर्स्ट के उड़ान भरने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल इस एयरलाइन को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी PNW को आदेश दिया है कि वो अगस्त से दिसंबर तक गो फर्स्ट को हर महीने 5 इंजन की सप्लाई करे। PNW ने कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले का पालन करेंगे। इससे संकटग्रस्त विमान कंपनी के फिर से उड़ान भरने की आस बढ़ गई है। गो फर्स्ट ने वित्तीय संकट के कारण 3 मई 2023 से अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। कंपनी ने PNW को इसकी वजह माना था क्योंकि उसने इंजनों की डिलीवरी करने में देरी की थी। तभी से दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। चौथा अपडेट यह है कि गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गो फर्स्ट को विमान लीज पर देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को 3 दिन में एयरपोर्ट पर खड़े विमानों की जांच की अनुमति का निर्देश दिया था। गो फर्स्ट ने NCLT को बताया कि इससे कंपनी के फिर से उड़ान भरने की योजना बाधित हो सकती है, इसलिए वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। 10वीं खबर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि गूगल की पेमेंट पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रीमिंग और ई-पब्लिशिंग क्षेत्र की 4 और कंपनियों ने भी मद्रास हाईकोर्ट में गूगल पेमेंट सिस्टम के खिलाफ याचिका दायर की है। इन कंपनियों ने गूगल के उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें गूगल ने कंपनी को कहा था कि या तो नए पेमेंट सिस्टम को अपनाएं या उसके प्ले स्टोर से हटाए जाने का जोखिम उठाएं। इससे पहले मैट्रिमोनी.com, शादी.com, अनअकैडमी, कुकू FM और ट्रूली मैडली ने भी गूगल के इस नोटिस के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दूसरी खबर यह है कि गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह है कि CCI ने सिर्फ अमेजन को फायदा पहुंचाने के लिए गूगल से बिजनेस मॉडल में बदलाव करने के लिए कहा है। पिछले साल अक्टूबर में CCI ने गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और गूगल से यह भी कहा था कि वो एंड्रॉयड पर अपने ऐप स्टोर में 10 बड़े बदलाव करे। गूगल पर आरोप है कि वह एंड्रॉयड पर अपने दबदबे की स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी का दोषी पाते हुए CCI ने गूगल पर जुर्माना लगाया था और अब गूगल ने CCI के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसी याचिका में गूगल ने यह भी कहा है कि CCI ने इस मामले में अमेजॉन की ओर से दी गई अविश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करके कंपनी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। 2023 के पहले 6 महीने में भी स्टार्टअप्स की फंडिंग को लेकर कोई अच्छी खबर या संकेत नहीं मिल रहे हैं। 2023 की पहली छमाही में स्टार्टअप्स को कुल $5.5 अरब की फंडिंग मिली है, जो कि पिछले साल की तुलना में 72% कम है। पिछले साल की समान अवधि में स्टार्टअप्स को कुल $19.5 अरब की फंडिंग मिली थी। इस साल अब तक कुल 549 राउंड्स की फंडिंग हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में फंडिंग के 1576 राउंड्स पूरे किए गए थे। 2022 की दूसरी छमाही की तुलना में भी कुल फंडिंग का आंकड़ा 23% कम है, क्योंकि H2 2022 में स्टार्टअप्स ने कुल 941 राउंड्स के जरिए $7.1 अरब की पूंजी हासिल की थी। इसके अलावा जहां 2022 की पहली छमाही में 19 नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था, इस साल की पहली छमाही में अब तक एक भी स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल नहीं किया है। दूसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस को लेकर इस हफ्ते कई अपडेट आए हैं। पहला ये कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की सब्सिडरी कंपनी आकाश में हिस्सा बेचकर पूंजी जुटाने की योजना है। आपको याद होगा कि अगले साल के मध्य तक इस कंपनी ने आकाश एजुकेशन का IPO लाने की घोषणा की थी, पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये कंपनी ने आकाश का 20% हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। थिंक एंड लर्न की फिलहाल आकाश में 70% हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि बायजूस ने आकाश एजुकेशन को 2021 में $94 करोड़ में खरीदा था। दूसरी खबर यह है कि प्रमोटर्स ने 2015 के बाद से 40 सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस के जरिए $40.85 करोड़ के शेयर बेचे हैं। 2016 के बाद से इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में धीरे धीरे ही सही पर लगातार कमी हो रही है। 2015-16 के बाद से कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.6% से घटकर 21.2% पर आ गई है। तीसरी खबर यह है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बायजूस बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के साथ अपने एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेगी। बायजूस के साथ शाहरुख खान का एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में खत्म होने जा रहा है। 2017 में कंपनी ने करीब $4 करोड़ के सालाना पेमेंट पर शाहरुख खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया था। चौथी खबर यह है कि अब कंपनी के कुछ निवेशक इस कंपनी के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाइजू रविंद्रन को कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। 4 जुलाई को बुलाई गई EGM में कंपनी के कुछ निवेशकों की ओर से बाइजू रविंद्रन को हटाने और उनकी जगह नए अंतरिम CEO को अपॉइंट करने जाने की मांग उठी थी। यह भी कहा गया है कि बाइजू रविंद्रन तब तक अपने पद पर नहीं रहें जब तक कि कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आ जाता है। इस EGM के बाद बायजूस ने फैसला लिया है कि कंपनी के CEO को
सलाह देने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। ये पैनल कंपनी के सीईओ को बोर्ड और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा। यानी कि कंपनी ने निवेशकों और शेयरधारकों के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। तीसरी खबर, ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार से जुड़ी कंपनी फार्म ईसी की राइट्स इशू के जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने इस योजना के बारे में बोर्ड और निवेशकों को जानकारी दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार फार्मेसी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स की 5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर नए शेयर जारी करने की योजना है, जबकि 2021 में इस कंपनी ने 50 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पूंजी जुटाई थी। यानी कि 2021 की तुलना में 90% डिस्काउंट पर शेयर जारी करने की योजना तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फार्मेसी का वैल्यूएशन 50 से 60 करोड़ डॉलर हो सकता है, जो कि 2 साल पहले 5.5 अरब डॉलर के आसपास था। राइट्स इशू से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान यानी लोन के भुगतान पर किया जाएगा, जो कि गोल्डमैन सैक्स से लिया गया था। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा पूरे कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते शनिवार को फिर से इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।